मैं 60,000 युआन की सैलरी कमाता था और पूरा पैसा अपनी सगी माँ लियू मेई को मैनेज करने के लिए दे देता था। लेकिन नतीजा ये होता था कि हमारे घर में हर दिन बस टोफू और पत्ता गोभी ही बनती थी। मेरी पत्नी के पास तो सैनिटरी पैड खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। एक दिन मैं खाने की टेबल पर बैठकर खाने की शिकायत करने लगता हूँ, जिस पर मेरी पत्नी आंखें लाल करते हुए दुख भरे अंदाज में मुझसे कहती है, माँ हर महीने मुझे सिर्फ 300 युआन खर्च के लिए देती हैं। इन कुछ चीजों का खाना मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। यह सुनते ही मैं तुरंत ऊंची आवाज में उसे डांटने लगता हूँ। माँ तो कहती हैं कि वो हर महीने तुम्हें 30,000 युआन देती हैं। क्या तुम वो सारा पैसा अपने मायके भेज देती हो? जिस पर वह सिर उठाती है और उसकी आंखों में गहरी निराशा साफ दिखाई देती है। 30,000? मैंने तो वो पैसे कभी देखे तक नहीं। उस पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी 60,000 युआन की सैलरी का असली ठिकाना शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा नाम लिहाओ है और मेरी महीने की सैलरी 60,000 युआन है। मैं अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ लियू मेई को दे देता हूँ। मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि जवान लोग फिजूल खर्ची करते हैं, इसलिए माँ हमारे छोटे से परिवार की भलाई के लिए हमारे पैसे एक साथ मैनेज करती हैं। मैं इस सब बात पर भरोसा करता था और मेरी पत्नी झोंग्यू ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। आज जब मैं घर लौटता हूँ तब झोंग्यू पहले ही खाना टेबल पर लगा चुकी होती है। 2 सब्जियां और एक सूप, एक प्लेट खट्टी तली हुई पत्ता गोभी, एक प्लेट सिचुआन टोफू और एक बर्तन समुद्री घास और अंडे का सूप, जिसे देखते ही मेरे माथे पर फिर से शिकन आ जाती है। फिर से यही खाना लगातार आधे महीने से यही चल रहा था। टेबल पर मांस या मछली का नामो निशान तक नहीं था। मैं अपना बैग नीचे रखकर खाने की टेबल पर बैठ जाता हूँ। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा थक गया था। मैं चॉपस्टिक उठाकर चावल का एक कौर मुंह में डालता हूँ, जिस पर झोंग्यू मेरे लिए एक कटोरी सूप निकालकर मेरे हाथ के पास रख देती है। सूप अभी भी गर्म था, लेकिन इतना नहीं कि मुंह जल जाए। वह हमेशा इतनी केयरफुल रहती थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। मैं उससे नाराज नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल जाता है, हर दिन यही फीका खाना क्यों? थोड़ा सा मांस भी नहीं है? मैं पत्ता गोभी का एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगता हूँ। सच कहूं तो यह सब बहुत बोरिंग हो गया है। कमरे की लाइट काफी तेज थी और तभी मुझे दिखाई देता है कि उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे हैं, जिस पर मैं थोड़ा अधीर होकर पूछता हूँ, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कुछ नहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसमें हल्की सिसकियां भी शामिल थीं। यह सुनकर मैं गौर करता हूँ कि उसकी आंखों के कोने पहले से लाल हो चुके थे। आखिर बात क्या है? अगर खाना बनाना पसंद नहीं है तो हम नौकरानी रख सकते हैं। अब मेरी आवाज पहले से थोड़ी नरम हो जाती है, जिस पर झोंग्यू सिर उठाती है और बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लिहाओ, वह मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में ऐसे इमोशंस भरे थे जिन्हें मैं समझ ही नहीं पाता। उनमें दुख था, थकान थी और साथ ही गहरी निराशा भी थी। तुम्हारी माँ हर महीने मुझे सिर्फ 300 युआन खर्च के लिए देती हैं क्या? मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुन लिया हो। 300 युआन? वह दोबारा वही बात कहती है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन मेरे कानों में वह किसी बम की तरह फटती है। इन पैसों में तो सिर्फ पत्ता गोभी खरीदना भी मुश्किल है। मैं पूरी तरह सन्न रह जाता हूँ। 300 युआन? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ लियू मेई, जो हर समय सब कुछ बेटे के लिए कहती रहती हैं, वो सिर्फ 300 युआन देती हैं? यह नामुमकिन है। मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है। माँ तो कहती हैं कि हर महीने तुम्हें 30,000 युआन देती हैं। मुझे वह दिन साफ याद था जब मैंने अपना सैलरी कार्ड माँ को दिया था। तब हम तीनों वहीं मौजूद थे। माँ ने झोंग्यू का हाथ पकड़कर साफ साफ कहा था, श्याओ हाओ की सैलरी माँ संभालेगी। हर महीने माँ श्याओयू के कार्ड में 30,000 युआन ट्रांसफर करेगी ताकि घर का खर्च चल सके। बाकी पैसा माँ तुम दोनों के लिए सेव करेगी। आगे बड़ा घर लेना होगा, बच्चे होंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस समय झोंग्यू ने भी सिर हिलाया था, इसलिए मैं हमेशा मानता रहा कि माँ मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन अब झोंग्यू मुझे देखकर एक बेहद दर्द भरी मुस्कान देती है, जिस पर वह कहती है, 30,000 युआन? मैंने तो कभी देखे ही नहीं। मैं लगातार उसके चेहरे को देखता रहता हूँ, शायद कोई झूठ पकड़ लूं, लेकिन वहां सिर्फ दुख ही दिखाई देता है। और तभी मुझे एहसास होता है कि झोंग्यू ने बहुत लंबे समय से नए कपड़े नहीं खरीदे थे। उसके पैरों में अब भी वही जूते थे जो हमारी शादी के समय थे। उसकी ड्रेसिंग टेबल पर सिर्फ एक सस्ती सी क्रीम रखी थी जो लगभग खत्म होने वाली थी। पहले मैं सोचता था कि वह बहुत बचत करने वाली लड़की है, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वह बचत नहीं थी, वह गरीबी थी, और वह गरीबी मैंने खुद उसके लिए पैदा की थी। यह सोचकर मेरा दिल किसी अदृश्य हाथ से दबाया जाता है और मुझे सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता है। मैं टेबल पर रखे उन साधारण व्यंजनों को देखता हूँ जो अचानक बेहद चुभने लगते हैं। पिछले आधे महीने का हर निवाला अब मुझे एक थप्पड़ जैसा फील होने लगता है। गुस्सा, पछतावा और धोखा खाए जाने की ठंडक एक साथ मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक है, मैं अब भी माँ को फोन करता हूँ। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और मैं फोन अनलॉक तक ठीक से नहीं कर पा रहा था। फोन मत करो। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसने अपने आंसू पोंछ दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ सुन्न कर देने वाली शांति बची थी। कोई फायदा नहीं होगा,
माँ कभी नहीं मानेंगी। उसकी बात मेरे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरती है और फिर मैं धीरे धीरे शांत होने लगता हूँ। वह सही कह रही थी। मेरी माँ के स्वभाव को देखते हुए वह कभी सच स्वीकार नहीं करेंगी। वह उल्टा यही कहेंगी कि झोंग्यू घर में फूट डाल रही है, और फिर हमेशा की तरह एक बड़ा झगड़ा होगा जिसमें मैं बीच में फंस जाऊंगा और शायद पहले की तरह फिर माँ का ही पक्ष ले लूंगा। यह सोचकर मैं थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। फोन की स्क्रीन अब भी जल रही थी। उस पर माँ का नंबर दिखाई दे रहा था, वही नंबर जिस पर मैंने हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मुझे सब कुछ बताओ, मैं भारी आवाज में झोंग्यू से कहता हूँ, जिस पर वह काफी देर तक चुप रहती है, जैसे उन दुख भरे दिनों को याद कर रही हो। जिस महीने के बाद तुमने सैलरी कार्ड माँ को दिया था, उसके अगले महीने से हर महीने की पहली तारीख को माँ समय पर आ जाती थी, लेकिन बैंक ट्रांसफर नहीं करती थी। वो मुझे सिर्फ 300 युआन कैश देती थी। माँ कहती थी कि अगर कार्ड में 30,000 युआन होंगे तो मैं फिजूल खर्च करूंगी। माँ कहती थी कि वो मुझे एक अच्छी पत्नी बनना सिखा रही हैं। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई इल्जाम नहीं था। वह बस ऐसे बता रही थी जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो, लेकिन उसकी हर बात मेरे दिल को चीरती जा रही थी। हर बार आने पर माँ फ्रिज चेक करती थी। अगर फ्रिज में मांस होता तो कहती थी कि मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ। अगर मैं नए कपड़े खरीदती तो ताने देती थी कि तुम मेहनत से कमाते हो और मैं सिर्फ सजने संवरने में लगी हूँ। इसलिए मैंने बाद में कपड़े खरीदना बंद कर दिया और फ्रिज में भी मांस आना बंद हो गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पिछले 2 सालों में उसने कैसी जिंदगी बिताई थी। एक बड़े शहर में सिर्फ 300 युआन लेकर पूरे घर का खर्च चलाना, और मैं 60,000 युआन कमाने वाला उसका पति एक बेवकूफ की तरह इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी आवाज कांपने लगती है, जिस पर झोंग्यू मेरी तरफ देखती है। अगर मैं बताती भी तो क्या तुम यकीन करते? तुम यही सोचते कि मैं बेवजह झगड़ा कर रही हूँ। तुम यही कहते कि मैं तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती, और तुम यही मानते कि मैं माँ बेटे के रिश्ते को खराब करना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वह बिल्कुल सही थी। अगर आज के खाने से पहले या 2 साल पहले उसने यह सब कहा होता तो मेरी पहली प्रतिक्रिया शायद यही होती, मुझे माफ कर दो। मैं सिर झुकाकर कहता हूँ। ये 3 शब्द बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन उस समय मेरे लिए इतने भारी थे कि मैं सिर तक नहीं उठा पाता। जिस पर झोंग्यू धीरे से सिर हिलाती है और बेडरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वह वापस लौटती है और इस बार उसके हाथ में एक पुरानी सी नोटबुक होती है। वह नोटबुक मेरे सामने रख देती है, जिस पर मैं पहला पेज खोलता हूँ और वहां उसकी साफ सुथरी लिखावट दिखाई देती है। हर एक खर्च का हिसाब उसमें दर्ज था। महीने की पहली तारीख, आय 300 युआन, खाने का सामान पत्ता गोभी 2.3 युआन, टोफू 4 युआन, अंडे 5.5 युआन, कुल 11.8 युआन, बिजली और पानी का बिल 135 युआन, दवा खरीदी 35 युआन। इस महीने बाकी बचे 112 युआन। हर एक खर्च, हर एक मद इतनी साफ तरह से लिखी हुई थी जैसे हर लाइन मेरे दिल पर एक एक कट लगा रही हो। मैं एक एक पेज पलटता जाता हूँ और मेरे हाथ लगातार कांपने लगते हैं। हर महीने की इनकम एक जैसी लिखी हुई थी, सिर्फ 300 युआन। फिर अचानक मेरी नजर एक एंट्री पर पड़ती है, सैनिटरी पैड 12.9 युआन। उसके पीछे ब्रैकेट में लिखा था, डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल किया, 3 युआन बचाए। यह देखकर मेरी आंखें तुरंत गर्म हो जाती हैं। मेरी पत्नी, जिसके बारे में मैं सोचता था कि वह आराम की जिंदगी जी रही है, वह 3 युआन बचाने के लिए भी हिसाब लगा रही थी, और मैं उसी पर खाना खराब होने की शिकायत कर रहा था। मैं सच में बहुत बड़ा कमीना था। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। यह कहते हुए मैं जोर से नोटबुक बंद करता हूँ और खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, जिस पर झोंग्यू मेरा हाथ पकड़ लेती है। फिर क्या होगा? एक बड़ा झगड़ा होगा, माँ सब कुछ नकार देंगी, फिर तुम्हें डांटेंगी, और आखिर में तुम फिर मुझे ही समझाओगे कि थोड़ा बड़ा दिल रखो, थोड़ा और सह लो। वह बेहद शांत नजरों से मुझे देखती है। लीहाओ, ऐसा ड्रामा मैं अब और नहीं करना चाहती। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। हाँ, फिर क्या होगा? मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इस नोटबुक को भी माँ नकली बता सकती थी, कह सकती थी कि झोंग्यू ने सब कुछ खुद बनाया है। मैं आखिर उनसे सवाल किस आधार पर करता? तो फिर क्या करें? जिंदगी में पहली बार मैं खुद को इतना बेबस फील करता हूँ। जिस पर झोंग्यू धीरे से मेरा हाथ छोड़ देती है। फिर वह शांत आवाज में कहती है, अगर तुम सच में इस समस्या को हल करना चाहते हो तो अभी कोई जल्दबाजी मत करो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ एक गहरी और स्थिर शांति थी। पिछले 2 सालों की तकलीफों ने शायद उसके अंदर लोहे जैसी मजबूती पैदा कर दी थी। कल से सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तुम ऐसे बर्ताव करोगे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। माँ जो कहेंगी तुम वही मानोगे, लेकिन तुम्हें सबूत जुटाने होंगे। यह सुनकर मैं तुरंत सिर हिला देता हूँ। ठीक है। जिस पर झोंग्यू मेरे हाथ से नोटबुक ले लेती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलकता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से मजबूत हो जाती है। इस नोटबुक की मैं एक फोटोकॉपी करवा लूंगी। लिहाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो। तुम्हारी 60,000 युआन की सैलरी आखिर जा कहाँ रही है? अगले दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह बिखरा हुआ था। वर्क ग्रुप में लगातार मैसेज आ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान किसी चीज पर नहीं था। मेरे दिमाग में बस वही नोटबुक घूम रही थी और झोंग्यू की वो शांत लेकिन टूटी हुई आंखें। सुबह 10 बजे के थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा था, माँ। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फिर कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हेलो माँ, बेटा। माँ की आवाज हमेशा की तरह प्यार से भरी हुई थी। ऑनसेट सोज ऑफिस पहुंच गया क्या? मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं माँ, मैं अभी अभी काम खत्म करके फ्री हुआ हूँ। मैं झूठ बोल देता हूँ। अच्छा है। माँ बस पूछना चाहती थी कि काम कैसा चल रहा है।
थकान तो नहीं होती? अपना ध्यान रखा करो। पहले यही बातें सुनकर मुझे बहुत अपनापन फील होता था, लेकिन आज वही बातें बेहद नकली लग रही थीं। सब ठीक है माँ, थकान नहीं है, मैं सामान्य बनने की कोशिश करता हूँ। अच्छा है, तुम बस बाहर मेहनत करके पैसे कमाओ, घर की सारी चिंता माँ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम और श्याओ यू तो पैसे बचाना जानते ही नहीं हो। माँ तुम्हारे लिए सेविंग कर रही है। यह सुनकर मेरी उंगलियां फोन पर कस जाती हैं, मेरे हाथों की नसें तक उभर आती हैं। उस पल मेरा मन करता है कि मैं सीधा पूछ लूं, वो पैसे आखिर कहाँ हैं और उन्होंने जोंग के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था। हाँ माँ, सब आपकी वजह से ही है। मैं उनकी बातों में हाँ मिलाता हूँ, जिस पर लियो मेई खुश होकर हंसने लगती है। यही तो मेरा समझदार बेटा है। फिर अचानक वह कहती है, अच्छा सुनो, कुछ दिन पहले माँ बैंक गई थी, तुम्हारे सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई। बैंक मैनेजर भी माँ की तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि माँ कितनी अच्छी फाइनेंस मैनेजर है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। स्टेटमेंट? उन्होंने अचानक स्टेटमेंट क्यों निकलवाई? अच्छा, मैं अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश करता हूँ। और क्या तुम्हारे पैसों का एक एक हिसाब माँ को याद है? सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ और उनकी एक्टिंग जारी रहती है। फिर अचानक वह पूछती हैं, वैसे श्याओयू ने तुमसे कोई शिकायत तो नहीं की? आखिरकार असली मुद्दा सामने आ ही जाता है। अब वह मुझे परख रही थी, जिस पर मेरा दिमाग पूरी स्पीड से काम करने लगता है। शिकायत? मैं अनजान बनने की कोशिश करता हूँ। हाँ वही, उसने कुछ कहा क्या? माँ की आवाज में अब हल्की बेचैनी आ जाती है। मैं जानबूझकर कहता हूँ, वो कह रही थी कि खर्च के लिए पैसे कम पड़ते हैं, थोड़ा मांस खरीद कर खाना बनाना चाहती है। माँ, क्या आप उसे बहुत कम पैसे देती हैं? शायद अगले महीने थोड़ा ज्यादा दे दें। मैं जानबूझकर गेंद उनकी तरफ उछाल देता हूँ और इंतजार करने लगता हूँ कि वह क्या कहेंगी। क्या? लियू मेई की आवाज अचानक तेज हो जाती है। कम पैसे? मैं हर महीने उसे 30,000 युआन देती हूँ। और कितना चाहिए उसे? बेटा, मैं तुझे सच बता रही हूँ, तेरी पत्नी बहुत लालची है, पैसे पानी की तरह उड़ाती है। तू उस पर नजर रखा कर, कहीं ऐसा न हो कि वो सारे पैसे अपने मायके भेज रही हो। उसका झूठ बोलने का तरीका इतना सहज था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर मैंने पिछली रात वो नोटबुक नहीं देखी होती तो शायद इस वक्त मैं उसकी बातों पर यकीन कर चुका होता और जोंग्यू पर शक करने लगता। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। और सुन, तेरे पैसों को माँ हाथ तक नहीं लगाती, सब संभाल कर रखती हूँ। फिर अचानक वह कहती है, वैसे तुम्हारा छोटा भाई ली, वे जल्द शादी करने वाला है। घर के डाउन पेमेंट में अभी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तेरे पिता और मैं तो अपनी पेंशन तक लगाने को तैयार हैं। लीवे का नाम सुनते ही मेरे अंदर एक बेहद बुरा एहसास उठता है, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। ठीक है माँ, मैं उससे बात कर लूंगा। इतना कहकर मैं जल्दी से कॉल काट देता हूँ। फोन बंद होने के बाद मैं पूरे 5 मिनट तक कुर्सी पर बैठा रह जाता हूँ। फिर एक बैंकिंग ऐप खोलता हूँ, एक ऐसा ऐप जिसे मैं लगभग कभी इस्तेमाल नहीं करता था। उस अकाउंट का पासवर्ड माँ को भी पता था और मुझे भी। मैं लॉगिन करता हूँ और अगले ही पल मेरी सांस अटक जाती है। बैलेंस 3215.8 युआन। मेरा दिल धीरे धीरे डूबने लगता है। मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोलता हूँ और एक एक लाइन नीचे स्क्रॉल करने लगता हूँ। हर महीने की 5 तारीख को 60,000 युआन सैलरी आती थी और फिर हर महीने की 6 तारीख को ठीक 57,000 युआन ट्रांसफर हो जाते थे। रिसीवर का नाम देखकर मेरी आंखें फैल जाती हैं। लीवेई, मेरा सगा छोटा भाई। मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ और एक दूसरी ट्रांजैक्शन दिखाई देती है। हर महीने 6 तारीख को 3,000 युआन। रिसीवर लियू मेई, मेरी माँ। मैं लगातार नीचे देखता जाता हूँ, लेकिन कहीं भी जोंग्यू के नाम एक युआन तक ट्रांसफर नहीं हुआ था। तथाकथित 30,000 युआन खर्चा शुरू से आखिर तक एक सफेद झूठ था और मैं, इस परिवार का कमाने वाला इंसान, पिछले 2 सालों से एक मजाक बनकर जी रहा था। शाम को जब मैं घर लौटता हूँ तब लिविंग रूम की लाइट जल रही होती है। जोंग्यू सोफे पर बैठी थी, टीवी बंद था और वह चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे घर के अंदर आते देख वह तुरंत खड़ी हो जाती है। आप आ गए? मैं उसके सामने जाकर रुक जाता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, जिस पर मैं चुपचाप अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। फोन की स्क्रीन अब भी बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर ही रुकी हुई थी। वो ट्रांसफर की लाइनें इतनी चुभने वाली थीं जैसे हर एंट्री मेरे दिल में सुई की तरह घुस रही हो। जोंग्यू फोन लेती है और सिर झुकाकर ध्यान से देखने लगती है। वह एक एक पेज स्क्रॉल करती जाती है, जिस पर पूरे लिविंग रूम में डरावनी खामोशी छा जाती है। सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल होने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं नहीं जानता था कि इस वक्त वह क्या सोच रही है, गुस्सा, दुख या फिर पहले से सब जान लेने की वजह से पैदा हुई सुन्नता। आखिरकार वह सब कुछ देख लेती है, फिर स्क्रीन बंद करके धीरे से फोन सेंटर टेबल पर रख देती है। इसके बाद वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में वैसी कोई भावना नहीं थी जैसी मैं सोच रहा था। वहां सिर्फ गहरी शांति थी। अब आपने सब कुछ देख लिया ना? मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ। मेरा गला कस जाता है। मुझे माफ कर दो। इन 3 शब्दों के अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पिछले 2 सालों में उसने जितना सहा था, उसके सामने मेरी माफी की कोई कीमत नहीं थी। जिस पर जोंग्यू फिर से सिर हिलाती है। लिहाओ, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें वो सब वापस लेना होगा जो हमारा है। मैं गंभीरता से सिर हिलाता हूँ। तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? इस पल मैंने पूरा फैसला उसी पर छोड़ दिया था, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था। मैं अपनी माँ लियू मेई को उतना नहीं जानता था जितना जोंग्यू जानती थी। 20 साल से ज्यादा समय से बनी मेरी सारी सोच आज टूट चुकी थी। जिस पर जोंग्यू खिड़की के पास जाकर बाहर रात के अंधेरे को देखने लगती है। बैंक स्टेटमेंट एक सबूत है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। माँ कह सकती हैं कि तुम्हारी मर्जी से पैसे ली वेई को दिए गए थे। वो ये भी कह सकती हैं कि अकाउंट का पासवर्ड तुम्हें खुद उन्हें
दिया था और उन्होंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर ट्रांसफर किया। उसकी हर बात बिल्कुल सही जगह पर लग रही थी, क्योंकि मेरी माँ सच में ऐसा ही कर सकती थी। खुद को बचाने के लिए वह कुछ भी कह सकती थी। तो फिर हमें क्या करना होगा? मैं बेचैन होकर पूछता हूँ, जिस पर झोंग्यू मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक दिखाई देती है। हमें ऐसा सबूत चाहिए जिसे वो किसी भी हालत में झुठला न सके। मैं तुरंत समझ नहीं पाता। कैसा सबूत? जिस पर वह धीरे से कहती है, ऐसा सबूत जिसमें वो खुद अपने मुंह से सारी बात कबूल करें। रिकॉर्डिंग। यह सुनते ही मैं तुरंत समझ जाता हूँ, यही सबसे अच्छा तरीका था। इस बार हमें उनसे खुद कहलवाना होगा कि उन्होंने तुम्हारी 60,000 युआन सैलरी का क्या किया। मैं चाहती हूँ कि वो खुद हर महीने वाले 30,000 युआन के झूठ को अपने हाथों से तोड़ें। मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ और अचानक मुझे लगता है कि वह पहले वाली झोंग्यू नहीं रही। वह लड़की जो हमेशा शांत रहती थी, कम बोलती थी, अब जैसे उसके ऊपर एक मजबूत कवच बन चुका था। लेकिन मैं जानता था यह बदलाव एक रात में नहीं आया, 2 साल, 700 से ज्यादा दिन और रात, अनगिनत अपमान, अनगिनत तकलीफें, इन्होंने मिलकर उसे इतना मजबूत बनाया था। मेरे दिल में अपराध बोध के साथ साथ उसके लिए सम्मान भी पैदा होने लगता है, और उससे भी ज्यादा दर्द। ठीक है, मैं आगे बढ़कर उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता हूँ। इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हम दोनों मिलकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अगले महीने की पहली तारीख आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, और इन 3 दिनों में मैं और जोंग्यू आने वाले मुकाबले की तैयारी करते रहते हैं। अगली सुबह मैं ऑफिस में जरूरी काम का बहाना बनाकर आधे दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन ऑफिस नहीं जाता, सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पहुंच जाता हूँ। वहां से मैं एक नया वॉइस रिकॉर्डर खरीदता हूँ, साथ ही एक बहुत छोटा हिडन कैमरा भी खरीदता हूँ, जो देखने में किराए में एक पावर बैंक जैसा लगता था, क्योंकि इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी थी। जब मैं घर लौटता हूँ तब झोंग्यू सफाई कर रही होती है। पूरा घर चमक रहा था, जैसे किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हो। मैं उसे सारा सामान दिखाता हूँ, जिस पर वह सब कुछ ध्यान से चेक करती है, फिर सिर हिला देती है। रिकॉर्डर सेंटर टेबल पर फूलदान के अंदर रहेगा और कैमरा टीवी के पास रखा जाएगा। उसका एंगल सीधे सोफे की तरफ होगा। वह पूरी प्लानिंग समझाती है और हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान में रखती है। अगले 3 दिनों तक हम कई बार रिहर्सल करते हैं, माँ के घर में आने से लेकर बैठने तक। वो क्या कह सकती हैं, हम कैसे जवाब देंगे, हर चीज पहले से तय कर ली जाती है, जिस पर झोंग्यू मुझे खास तौर पर समझाती है, उस दिन तुम्हें ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा की तरह ऑफिस से घर लौटना। अगर तुम जरूरत से ज्यादा अलग बर्ताव करोगे तो माँ को शक हो जाएगा। तुम बस ऐसे व्यवहार करना जैसे अभी अभी तुम्हें सच पता चला हो और तुम गुस्से में उनसे सवाल पूछ रहे हो। मैं वही बहू बनूंगी जो दुखी है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। तुम्हारा काम होगा गुस्सा दिखाना और उनकी भावनाओं को भड़काना। मेरा काम होगा कमजोर दिखना, ताकि वो खुद को जीतता हुआ समझें और घमंड में सारी सच्चाई बोल दें। मैं उसे देखता रहता हूँ। उसकी इंसानी सोच को समझने की क्षमता मुझे हैरान कर रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आता है, उसे यह सब मेरी माँ ने ही सिखाया था, 2 सालों की यातना देकर। तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं धीरे से कहता हूँ, जिस पर झोंग्यू कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता है और आखिरकार फैसला करने वाला दिन आ जाता है। महीने की पहली तारीख। सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। मैं ऑफिस में बैठा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। सुबह 9:58 पर झोंग्यूए का मैसेज आता है। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, आ गई। यह देखते ही मैं तुरंत अपने मैनेजर से इमरजेंसी का बहाना बनाता हूँ और ऑफिस से निकल जाता हूँ। लेकिन मैं सीधे घर नहीं जाता, क्योंकि मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद मुझे अपनी माँ लियो मेई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में सस्ते कपड़े का एक बैग था और वह आराम से हमारी बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फिर कार स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने समय पहले से गिना हुआ था। घर पहुंचने के बाद कुछ देर में वह झोंग्यू को ताने देना शुरू करेंगी, फिर धीरे धीरे उनका मूड चढ़ेगा और लगभग 15 मिनट बाद वह सबसे ज्यादा खुलकर बोलेंगी। मुझे ठीक उसी समय घर पहुंचना था, ताकि ऐसा लगे जैसे मैं गलती से यह सब सुन रहा हूँ। कार पार्किंग में खड़ी थी और मैं अंदर बैठकर घड़ी की सुइयों को देखता रहता हूँ। मेरा दिल लगातार तेज धड़क रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होने जा रहा था, और वह भी इस तरह। 15 मिनट पूरे होते हैं। मैं अपने कपड़े ठीक करता हूँ ताकि मैं ऑफिस से थका हुआ लौटता हुआ लगूं। फिर लिफ्ट में चढ़कर ऊपर पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचता हूँ, मुझे अंदर से माँ की आवाज सुनाई देती है, तुझे 300 युआन देती हूँ, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और तू ली हाउ से मेरी शिकायत करने की हिम्मत करती है। सुन ले झोंग्यू, हमारे लिए परिवार का पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मैं चाबी निकालता हूँ। शुरू में मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही चाबी लॉक में जाती है, मेरे हाथ स्थिर हो जाते हैं और मेरी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। असली खेल अब शुरू होने वाला था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। माँ, आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज सुनते ही पूरा कमरा शांत हो जाता है। टेबल पर 300 युआन के नोट रखे हुए थे, जो बेहद चुभने वाले लग रहे थे। लियो मेई एक पल के लिए साफ घबरा जाती हैं। उनके चेहरे पर मौजूद गुस्सा अभी पूरी तरह गायब भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनका चेहरा और अजीब लग रहा था। बेटा, तू इस वक्त घर कैसे आ गया?
उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है, जिस पर मैं अपना बैग जोर से दरवाजे के पास फेंक देता हूँ। अगर मैं घर नहीं आता तो आपकी ये बातें कैसे सुन पाता? 300 युआन, क्या यही वो 30,000 युआन का खर्चा है जिसके बारे में माँ कहती थी? मेरी आवाज दबे हुए गुस्से से भरी हुई होती है, जिस पर लियू मेई का चेहरा तुरंत बदल जाता है, लेकिन वह बहुत जल्दी खुद को संभाल लेती है। आखिर वह एक अनुभवी खिलाड़ी होती है। बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हें अपनी इस बीवी को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। जिस पर वह जोंगयू की तरफ उंगली करके उल्टा उसी पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। मैं हर महीने इसे 30,000 युआन देती हूँ, लेकिन ये ऐसा खर्च करती है कि कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाता है। इस महीने फिर मेरे पास पैसे मांगने आ गई, जिस पर गुस्से में मैंने इसे पहले सिर्फ 300 युआन दिए ताकि इसे सबक मिले और ये बचत करना सीखे। लेकिन किसे पता था कि ये जाकर तुम्हारे पास मेरी शिकायत कर देगी। ऐसी औरत का दिल बहुत खराब होता है। ये सिर्फ माँ बेटे के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। उसकी बातें इतनी स्मूथ और बिना किसी कमी के निकलती हैं कि अगर मैंने बैंक स्टेटमेंट न देखा होता तो शायद मैं भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता और उल्टा जोयू को ही डांट देता। जिस पर मैं ठंडी हंसी हंसते हुए कहता हूँ, माँ, आप कह रही हैं कि हर महीने जोयू को 30,000 युआन देती हैं, है ना? लियू मेई सीना तानकर कहती है, क्या मैं अपने बेटे से झूठ बोलूंगी? ठीक है। फिर मैं जोयू की तरफ मुड़ता हूँ। माँ कह रही हैं कि हर महीने तुम्हें 30,000 युआन मिलते हैं, क्या तुम्हें मिले? जिस पर जोयू सिर उठाती है। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान होते हैं। वह माँ की तरफ एक नजर देखती है और फिर धीरे से सिर हिला देती है। नहीं, मुझे कभी नहीं मिले। यह सुनते ही लियू मेई आग बबूला हो जाती है। वह जोयू की तरफ उंगली करके चिल्लाती है, झूठी और एहसान फरामोश। मैंने तुझे इतना अच्छा रखा और तू मेरे बेटे के सामने मुझे बदनाम कर रही है। मैं आज तुझे सबक सिखा दूंगी। यह कहते हुए वह जोयू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देती है, जिस पर मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। बस मेरी तेज आवाज सुनकर वह डर जाती है और मुझे घूर कर देखने लगती है। फिर मैं बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता हूँ, माँ, मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ। मेरी सैलरी हर महीने 60,000 युआन है और वह आपके कार्ड में ट्रांसफर होती है, सही है? वह बिना सोचे जवाब देती है, हाँ हाँ। और आप जोयू को सिर्फ 300 युआन देती हैं, सही है? नहीं, मैं उसे 30,000 देती हूँ। वह अभी भी बहाना बनाने की कोशिश करती है, जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, तो बाकी 59,700 युआन कहाँ गए? अब उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगती हैं। मैं तुम्हारे लिए बचाकर रख रही थी, तुम्हारे भले के लिए बचाकर रख रही थी। मैं हंस पड़ता हूँ, लेकिन मेरी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। या फिर ली वेई के कार्ड में जमा कर रही थी? यह सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। तो तुम्हें कैसे पता? यह बात उसके मुंह से अनजाने में निकल जाती है और अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि उससे गलती हो गई है, जिस पर वह तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो जाता है। टीवी के पास रखा पावर बैंक जैसा दिखने वाला छुपा हुआ कैमरा लाल लाइट के साथ चमक रहा होता है और सेंटर टेबल पर रखा पेन रिकॉर्डर भी लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। मैं अपनी माँ का पीला पड़ चुका चेहरा देखता हूँ, लेकिन मेरे दिल में जीत की कोई खुशी नहीं होती, सिर्फ एक गहरा दुख होता है। फिर मैं उसका हाथ छोड़ते हुए धीरे धीरे पूछता हूँ, माँ, आपके दिल में मैं और जोयू आखिर हैं क्या? यह सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर असली घबराहट दिखाई देती है। क्या मतलब है क्या? वह अपनी घबराहट छिपाने के लिए आवाज ऊंची करती है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे जन्म दिया है। जिस पर वह अपना पुराना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देती है। मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, इस परिवार के लिए करती हूँ। मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ। परिवार? यह शब्द उसके मुंह से सुनकर मुझे बेहद व्यंग्यात्मक लगता है। आपके परिवार में सिर्फ आप, पापा और ली वेई हैं, है ना? फिर मैं और जोयू क्या हैं? क्या हम सिर्फ वो एटीएम हैं जिनके पैसों से आप ली वेई को पालती हैं? मेरे हर सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता है, जिस पर उसका चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ जाता है। बकवास मत कर। आखिरकार उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। ली वेई तेरा सगा भाई है, उसे शादी करनी है, घर खरीदना है। बड़ा भाई होकर थोड़ी मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा? तू हर महीने 60,000 कमाता है, उसे थोड़ा खर्च करने देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या तू अपने ही भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता? अगर मैं अपनी मर्जी से दूं तो उसे मदद कहते हैं, मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं। लेकिन जो पैसे आपने चोरी से लिए उसे चोरी कहते हैं। चोरी शब्द सुनते ही वह पूरी तरह पागल हो जाती है। नालायक! वह कांपते हुए मेरी तरफ उंगली करती है। एक पराई औरत के लिए तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है? जिस पर उसका निशाना फिर जोयू की तरफ मुड़ जाता है। सब कुछ इसी मनहूस औरत की वजह से हुआ है। जिस दिन से ये इस घर में आई है, हमारे घर में कभी शांति नहीं रही। इसने मेरे बेटे पर कौन सा मैजिक कर दिया है कि ये अपनी माँ और भाई तक को छोड़ रहा है। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है और वह फिर से जोयू को मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन इस बार जोयू पीछे नहीं हटती। वह बस शांत बैठी रहती है और एक जोकर की तरह लियू मेई को देखती रहती है। जिस पर मैं फिर से माँ का हाथ पकड़ लेता हूँ और इतना जोर से दबाता हूँ कि वह दर्द से चीख उठती है। बस अब मेरी आवाज में जरा भी भावना नहीं बचती। आज के बाद इस घर में आपका स्वागत नहीं है। मेरी बात सुनकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका हमेशा आज्ञाकारी बेटा उससे ऐसे शब्द कहेगा। क्या कहा तूने? दोबारा बोल। मैंने कहा, कृपया इस घर से बाहर जाइए। इसके बाद मैं उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचने लगता हूँ, जिस पर वह रोना धोना शुरू कर देती है। ली हाओ, तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे घर से निकाल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ,
लेकिन मैं दरवाजा खोलकर उसे बिना किसी दया के बाहर धक्का दे देता हूँ। फिर मैं दरवाजे पर खड़ा होकर कहता हूँ, और एक बात, पिछले 2 सालों में मेरे कार्ड से जो भी पैसे आपने लिए हैं, एक एक पैसा वापस चाहिए, वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। इसके बाद मैं टीवी शेल्फ और सेंटर टेबल की तरफ इशारा करता हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ है सब रिकॉर्ड हो चुका है। यह सुनते ही उसकी चीखें अचानक बंद हो जाती हैं। वह डर से उन डिवाइसेस को देखने लगती है, लेकिन मैं उसे संभलने का मौका नहीं देता और जोर से दरवाजा बंद कर देता हूँ। धड़ाम, और उसी पल पूरी दुनिया जैसे शांत हो जाती है। मैं दरवाजे से टिककर धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ जाता हूँ, जिस पर जो यू मेरे पास आती है, मेरे सामने बैठती है और मुझे धीरे से गले लगा लेती है। सब खत्म हो गया। वह मेरे कान में फुसफुसाती है, जिस पर मैं अपना सिर उसके कंधे पर रख देता हूँ और आखिरकार मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह हार नहीं होती, बल्कि 20 साल पुरानी टूटी हुई आस्था से मिली एकमात्र राहत होती है। इसके बाद हम दोनों काफी देर तक फर्श पर बैठे रहते हैं। जब बाहर का आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, तब मैं सिर उठाता हूँ, जिस पर वह मेरे आंसू पोंछती है और मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आती है। अब बेहतर फील कर रहे हो? थैंक यू। वह हल्का सा मुस्कुराकर पूछती है। किस बात के लिए? मुझे छोड़कर न जाने के लिए। अगर वह मेरे साथ न होती तो शायद मैं पूरी जिंदगी इसी झूठे इमेजिनेशन और धोखे की दुनिया में जीता रहता। एक ऐसे परिवार के बारे में जहां माँ को आदर्श और बेटों को आज्ञाकारी माना जाता है, लेकिन असल में मैं एक कठपुतली की तरह पूरी जिंदगी दूसरों के हाथों नाचता रहा और फिर भी खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार करता रहा। जिस पर जो यू हल्की सी मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में राहत की एक झलक साफ दिखाई देती है। हम पति पत्नी हैं। उसके मुंह से निकले ये कुछ शब्द किसी भी दिलासे से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। हाँ, हम पति पत्नी हैं, एक ही टीम है, सुख दुख में साथ रहने वाले, हर मुश्किल का सामना साथ करने वाले। इसके बाद मैं खड़ा होता हूँ और उसका हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर देता हूँ। चलो अब अपना वॉर ट्रॉफी देखते हैं। मैं टीवी शेल्फ के पास जाता हूँ, पावर बैंक के रूप में छुपाए गए कैमरे को उठाता हूँ और फिर पेन स्टैंड से रिकॉर्डिंग पेन निकाल लेता हूँ। हम दोनों डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जिस पर वीडियो और ऑडियो दोनों पूरी तरह सुरक्षित मिलते हैं। मैं वीडियो चलाता हूँ। स्क्रीन पर माँ का चेहरा साफ दिखाई देता है। गुस्से और लालच से भरा हुआ उसका चेहरा बुरी तरह विकृत नजर आता है। उसकी कही हुई हर बात, हर शब्द एकदम साफ रिकॉर्ड हुआ होता है। मैं स्क्रीन को देखता रहता हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती। कुल कितना पैसा हुआ? जो ये पूछती है, जिस पर मैं फोन निकालकर कैलकुलेटर खोलता हूँ। हर महीने 60,000 युआन, 2 साल यानी 24 महीने, कुल कमाई 14,40,000 युआन। माँ हर महीने जो यू को सिर्फ 300 युआन देती थी, बाकी लगभग 57,700 युआन। 2 साल में लीवेई को कुल 13,68,000 युआन ट्रांसफर हुए। इन नंबरों को देखते ही मेरी सांस थोड़ी भारी हो जाती है। 13,68,000 युआन। इतने पैसों में किसी बड़े शहर में सीधे एक शानदार घर खरीदा जा सकता है। और दूसरी तरफ मेरी पत्नी 3 युआन के डिस्काउंट कूपन के लिए तक हिसाब लगाती रही। यह पैसा हर हाल में वापस लेना होगा। जिस पर जो यू शांत आवाज में कहती है, वे लोग इतनी आसानी से पैसा वापस नहीं देंगे, खासकर लीवेई। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ। इसलिए सिर्फ माँ के पास जाने से कुछ नहीं होगा। माँ सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने वाली थी, असली फायदा उठाने वाला इंसान लीवेई है। तो तुम्हारा मतलब है कि हम सीधे उसके पास जाएं? मैं पूछता हूँ। हाँ। जो यू मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ नजर आती है। उसे पता चलना चाहिए कि उसकी ऐशो आराम की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, और मुझे यकीन है कि माँ ने उसे पहले ही सब बता दिया होगा। इस वक्त शायद दोनों मिलकर हमारे खिलाफ प्लान बना रहे होंगे। हम उन्हें ज्यादा समय नहीं दे सकते। जिस पर मैं बिना हिचकिचाए कहता हूँ, कल ही हम उसके पास जाएंगे, और इस बार मैं बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ूंगा। मैं सोचता हूँ, जिस घर में ली वे रहता है, जिस कार में घूमता है, इस शम्य से नहीं, शायद वह सब मेरे पैसों से खरीदा गया है। वह आराम से उस जिंदगी का मजा लेता रहा जो असल में मेरी और जोयू की होनी चाहिए थी। अब समय आ गया था कि वह सब कुछ वापस उगले। इसके बाद मैं मैप ऐप खोलता हूँ और लीवे के घर का एड्रेस डालता हूँ। यही वही एड्रेस होता है जिसे पिछली फैमिली गैदरिंग में माँ बड़े गर्व से दिखा रही थी। मेरा छोटा बेटा कितना काबिल है, अपनी शादी के लिए खुद घर खरीद लिया। अब सोचता हूँ तो ये बात बेहद हास्यास्पद लगती है। कल मैं खुद उसके दरवाजे पर जाकर अपना सब कुछ वापस मांगूंगा। अगले दिन रविवार होता है। मैं और जोयू बहुत सुबह उठ जाते हैं, लेकिन आज हम घर पर नाश्ता नहीं करते। जिस पर मैं कार लेकर शहर के सबसे अच्छे कांटोनिस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता हूं। हम ढेर सारे डिमसम ऑर्डर करते हैं, श्रिम्प डम्पलिंग, स्यूमाई, चिकन फीट और बाकी कई स्पेशल डिशेस। ये सब जोयू के पसंदीदा खाने होते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में उसने इनमें से किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। नाश्ता खत्म होने के बाद हम घर वापस नहीं लौटते। मैं सीधे लीवे के घर की तरफ कार मोड़ देता हूँ। वह एक नया और बेहद महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है। लिफ्ट में खड़े खड़े मुझे महसूस होता है कि जोयू मेरा हाथ कसकर पकड़ रही है, जिस पर मैं भी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता हूँ। डरो मत, मैं हूँ। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। मुझे डर नहीं लग रहा। कुछ देर बाद हम उसके फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। मैं डोरबेल दबाता हूँ। काफी देर बाद दरवाजा खुलता है। भैया, भाभी,
आप लोग यहाँ? ली वेई की नजरें मुझसे बचती रहती हैं। उसे देखकर साफ समझ आ जाता है कि माँ ने उसे पहले ही खबर दे दी है। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? उसका चेहरा थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन वह साइड में हटकर हमें अंदर आने देता है। तभी बेडरूम से एक महिला बाहर निकलती है। वह उसकी मंगेतर वांग ली होती है। हमें देखकर वह भी कुछ पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आती है। ओह, बड़े भैया और भाभी, भाभी जी की, आइए बैठिए। पूरा लिविंग रूम शानदार सजावट से भरा होता है। एक नजर में ही समझ आ जाता है कि यहाँ काफी पैसा खर्च हुआ है। मैं कमरे के बीच में खड़ा होकर चारों तरफ नजर घुमाता हूँ, फिर सीधे ली वेई को देखता हूँ, जिस पर उसका चेहरा तनाव से भर जाता है। आज मैं यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ। किस काम के लिए? वह पूछता है। पैसे। ये सुनते ही वांग ली का चेहरा बदल जाता है। वह पहले ली वेई को देखती है और फिर मेरी तरफ। कौन से पैसे भैया? शायद कोई गलतफहमी है। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ। कोई गलतफहमी नहीं है। पिछले 2 सालों में मेरी माँ ने मेरी सैलरी कार्ड से 13,68,000 युआन निकालकर ली वेई को दिए हैं। यह पैसा मेरा है और अब मैं इसे वापस चाहता हूँ। ये सुनते ही वांग ली की मुस्कान चेहरे पर जम जाती है। वह हैरानी से ली वेई को घूरती है। क्या ये सच है? ली वेई का चेहरा सुअर के खून जैसा लाल हो जाता है। वह काफी देर तक हकलाता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। आखिरकार वह चिल्लाकर कहता है, हाँ तो क्या हुआ? माँ ने मुझे दिए थे, मैंने चोरी नहीं की। आप मेरे बड़े भाई हो, आपका पैसा भी तो परिवार का पैसा है। मैंने थोड़ा इस्तेमाल कर लिया तो क्या हो गया? मैं उसे घूरते हुए पूछता हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ गलत नहीं किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह गर्दन तान कर जवाब देता है, जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। फिर जेब से फोन निकालता हूँ, रिकॉर्डिंग फाइल खोलता हूँ और प्ले बटन दबा देता हूँ। अगले ही पल माँ की घबराई हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। क्या मैं वो पैसा लीवे के कार्ड में सेव नहीं कर रही थी? ये आवाज सुनते ही लीवे का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वांग ली के चेहरे के भाव तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और दोनों की तरफ देखता हूँ। अब क्या मुझे बैंक ट्रांसफर की पूरी स्टेटमेंट भी दिखानी पड़ेगी? ली वेई पूरी तरह पिचक जाता है, जैसे कोई हारा हुआ गुब्बारा, जिस पर मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ। 1 हफ्ता, पूरा 13,68,000 युआन मेरे अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए, एक भी युआन कम नहीं। अगर 1 हफ्ते बाद पैसा नहीं आया तो ये रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट 2 जगह भेजे जाएंगे। पहली जगह कोर्ट और दूसरी जगह तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले। मेरी बात किसी हथौड़े की तरह उन दोनों पर गिरती है और उसी के साथ उनके झूठे वैभव की पूरी इमारत हिल जाती है, जिस पर वांग ली का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है। वह पहले मुझे देखती है, फिर ली वेई को। उसकी आंखों में पहले हैरानी दिखाई देती है, फिर शक और आखिर में सिर्फ ठंडा तिरस्कार। मैं एक शब्द भी और नहीं कहता, जो कहना था कह चुका होता हूँ। इसके बाद मैं जोयू का हाथ पकड़ता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। ली वे हमें नहीं रोकता, वांग ली भी नहीं। दोनों ऐसे खड़े रहते हैं जैसे उनकी आत्मा निकल चुकी हो। पीछे से दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आती है। धड़ाम। हम लिफ्ट में दाखिल हो जाते हैं। बंद जगह में सिर्फ मेरी और जोयू की सांसों की आवाज सुनाई देती है। लिफ्ट के शीशे में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है। हम दोनों शांत दिखते हैं, लेकिन चेहरे पर तूफान के बाद वाली थकान साफ दिखाई देती है। चलो घर चलते हैं, जिस पर जोयू सिर हिलाती है और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है। लेकिन मैं जानता हूँ, असली तूफान अभी शुरू हुआ है। उस बंद दरवाजे के पीछे एक नई लड़ाई भड़क चुकी है। 13,68,000 युआन। वांगली की कांपती हुई आवाज कांच पर नाखून घिसने जैसी सुनाई देती है। लीवी, मुझे साफ साफ समझाओ, आखिर ये सब क्या है? जिस पर लीवी सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वह वांगले की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। वो माँ ने कहा था कि बड़े भैया का पैसा वैसे भी सेविंग के लिए ही है। चटाक। एक जोरदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज जाता है, जिस पर वांगले का हाथ हल्का सा कांप रहा होता है। तुम्हारी माँ ने कहा था, तो अगर वो तुम्हें चोरी करने को कहती तब भी तुम चोरी करते? यह सुनकर लीवी अपना गाल पकड़ लेता है और आखिरकार फट पड़ता है। मैंने अपने बड़े भाई के थोड़े पैसे ही तो खर्च किए हैं। थोड़े पैसे? वांगले ठंडी हंसी हंसती है। 1 मिलियन युआन से ज्यादा को तुम थोड़े पैसे कहते हो? लीवी, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? जिस पर वह पूरे घर की तरफ उंगली कर देती है। इसका मतलब है कि जिस घर में हम अभी खड़े हैं वह चोरी के पैसों से खरीदा गया है। हमारी कार चोरी के पैसों से खरीदी गई है। यहाँ तक कि मेरी उंगली में जो डायमंड रिंग है वह भी चोरी के पैसों से खरीदी गई है। उसकी आवाज और ठंडी होती जाती है। वांगले किसी मेहनती और जिम्मेदार आदमी से शादी करना चाहती है, किसी ऐसे परजीवी से नहीं जो अपने बड़े भाई का खून चूस कर जिंदा रहता हो। उसका हर शब्द सीधे लीवी के दिल में घुसता है, जिस पर उसका चेहरा लाल से सफेद और फिर सफेद से राख जैसा पड़ जाता है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैंने गलत कहा? वांगले उसे घूरते हुए जवाब देती है। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? तुम्हारी सैलरी सिर्फ 8,000 युआन महीना है। तुम घर की डाउन पेमेंट और रेनोवेशन का खर्च कैसे उठा सकते थे? मैं हमेशा सोचती थी कि ये दोनों बुजुर्गों की बचत होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरा परिवार मिलकर चोरी कर रहा है। इसके बाद वह एक गहरी सांस लेती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ बेरुखी बची होती है। सुन लो लीवी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करते हो। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम वो पैसा वापस नहीं कर पाए तो हम तुरंत ब्रेकअप कर देंगे। शादी कैंसिल। मैं ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह कहकर वह मुड़ती है और सीधे बेडरूम में चली जाती है। धड़ाम।
दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब पूरे लिविंग रूम में सिर्फ लीवी अकेला खड़ा रहता है। उसका गाल दर्द कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा दर्द में होता है, क्योंकि वह जानता है कि वांग ले मजाक नहीं कर रही। अगर पैसा वापस नहीं हुआ तो शादी सच में खत्म हो जाएगी। जिस पर वह कांपते हाथों से फोन निकालता है और उस इंसान को कॉल करता है जिसने उसे इस मुसीबत में डाला था। वही इंसान जो शायद उसे बाहर भी निकाल सकता था। फोन जुड़ते ही वह रोने लगता है। माँ, बड़ी मुसीबत हो गई। उधर लियू मेई भी घर में बेचैन बैठी होती है। पूरी दोपहर वह लीवी के फोन का इंतजार करती रहती है। उसके हिसाब से मैंने जो किया था वह सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला था। उसे पूरा भरोसा था कि जब मेरा गुस्सा शांत होगा तो खून का रिश्ता फिर जीत जाएगा। उसने तो पहले से बहाने भी सोच रखे थे। अगर मैं झुक जाता तो वह भी थोड़ा नरम पड़ जाती और कहती कि बाद में धीरे धीरे झोयू को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन तभी लीवी का रोता हुआ फोन आता है। क्या हुआ? रो क्यों रहा है राय, निकम्मे कहीं के? लियू मेई जोर से डांटती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद घबराई हुई होती है। जिस पर लीवी अभी अभी हुई सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वह थोड़ा नमक मिर्च लगाकर पूरी कहानी सुनाता है, खासकर मेरे सख्त रवैये और वांग लेके ब्रेकअप वाले अल्टीमेटम पर ज्यादा जोर देता है। माँ, घर की डाउन पेमेंट, रेनोवेशन, कार सब बड़े भैया के पैसों से खरीदे गए हैं। अगर वह कोर्ट चले गए तो क्या ये सब वापस ले लिया जाएगा? तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फोन के उस पार उसकी घबराहट साफ सुनाई देती है, जिस पर लियू मेई का दिल धीरे धीरे डूबने लगता है। उसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था आखिर वही हो गया। उसका हमेशा आज्ञाकारी बेटा इस बार सच में उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। घबराने की जरूरत नहीं है, वह तुरंत खुद को संभालती है। अभी आसमान नहीं टूट पड़ा। इसके बाद वह तेजी से कोई रास्ता सोचने लगती है। पैसा वापस करना नामुमकिन। 1 मिलियन से ज्यादा युआन तो पहले ही घर, कार और लीवी की इज्जत में बदल चुके थे। वह पैसा वापस नहीं निकाला जा सकता था। जिस पर उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। अगर प्यार से काम नहीं बनता तो दबाव से बनाना होगा। सुनो, तुम अभी वांगले के पास मत जाना, लियू मेई धीरे से कहती है। ये मामला अब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे भाई को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह बाहर से कितना भी सख्त दिखे, लेकिन उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है परिवार। वह माँ बाप और रिश्तों को बहुत महत्व देता है। माँ, आपका मतलब क्या है पाया है? जिस पर लियू मेई के होंठों पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है ना? एक बाहरी औरत के लिए अपनी माँ और भाई को छोड़ना चाहता है ना? ठीक है, तो मैं उसे दिखाऊंगी कि परिवार छोड़ने की कीमत क्या होती है। मैं पूरे खानदान को उसके खिलाफ कर दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि वह कितना बड़ा नालायक बेटा है। मैं उसे पूरे परिवार में सिर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। यह एक इमोशनल ब्लैकमेल होता है, रिश्तों और परंपराओं से बुना हुआ एक ऐसा जाल जिसमें मैं पूरी जिंदगी फंसा रह सकता था। माँ, क्या ये सच में काम करेगा? लीवी हिचकिचाते हुए पूछता है। काम करेगा या नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं। तुम बस इंतजार करो। मैं अभी बड़े भाई साहब, छोटी बहन और दादा दादी सबको फोन करती हूँ। कल दादाजी के घर फैमिली मीटिंग होगी। मुझे यकीन है सब बड़े बुजुर्गों के सामने वह इतना घमंडी नहीं बन पाएगा। फोन काटते ही लियू मेई तुरंत कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल लेती है और पहला नंबर मिलाती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है उसकी आवाज अचानक दुख और बेबसी से भर जाती है। हेलो बड़े भैया, मैं लियू मेई बोल रही हूँ। आपको मेरी मदद करनी होगी। लिहाओ मुझे जीते जी मार डालना चाहता है और इसी तरह मेरे खिलाफ सावधानी से रची गई एक पारिवारिक अदालत का पर्दा उठ जाता है। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसी रात मैं और जो यू डिनर खत्म ही करते हैं कि मेरा फोन बज उठता है। एक अजनबी लैंडलाइन नंबर। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो श्याओ हाओ। फोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज आती है। दादाजी, मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। कल सुबह 10 बजे मेरे घर आना। उनकी आवाज आदेश जैसी होती है, जिसे मना करना लगभग नामुमकिन होता है। झोयू को भी साथ लेकर आना। तुम्हारी माँ और भाई भी आएंगे। घर के सारे बड़े लोग मौजूद रहेंगे। तुम दोनों भाइयों का मामला सबके सामने साफ किया जाएगा। इतना कहकर दादाजी फोन काट देते हैं। मैं फोन हाथ में लिए वहीं खड़ा रह जाता हूँ, जिस पर मैं झोयू की तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत रहता है, लेकिन हम दोनों समझ चुके होते हैं कि यह कोई सामान्य फैमिली मीटिंग नहीं है। वह धीरे से सिर्फ 3 शब्द कहती है, होंगमेन बैंक्वेट, यानी एक जाल। अगली सुबह 9:30 बजे मैं और जो यू दादाजी के घर पहुंचते हैं। यह वही पुरानी कॉलोनी होती है जिसमें मेरी पूरी बचपन की यादें बसी होती हैं। एक ऐसी जगह जिसे मैं हमेशा अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता था। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी अदालत में पेश होने जा रहा हूँ। रास्ते भर जो यू बहुत शांत रहती है। उसके चेहरे पर कोई भावना दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ तो उसकी हथेली से आती दृढ़ता मुझे साफ महसूस होती है। डरो मत, वह उल्टा मुझे दिलासा देती है। डरने वाले हम नहीं हैं। इसके बाद हम दोनों साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते हैं। दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर से धीमी आवाजें और मेरी माँ के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता हूँ। पूरा लिविंग रूम लोगों से भरा होता है। दादा दादी सबसे आगे बैठे होते हैं। उनके चेहरे गंभीर दिखाई देते हैं। बड़े चाचा, छोटी बुआ और कई दूसरे रिश्तेदार भी वहां मौजूद होते हैं। सब लोग 2 कतारों में बैठे होते हैं, जिस पर पूरा माहौल किसी फैमिली मीटिंग से ज्यादा एक अदालत जैसा महसूस होता है। और मैं जान जाता हूँ असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। और मेरी माँ, लियू मै और लीवी एक छोटी सी बेंच पर बैठे हुए होते हैं।
माँ की आंखें रो रो कर सूज चुकी होती हैं और वह टिश्यू से अपने आंसू पोंछ रही होती हैं। वहीं लीवी सिर झुकाए बेहद उदास और टूटा हुआ सा बैठा होता है। जैसे ही हम अंदर आते हैं पूरे कमरे की आवाजें अचानक थम जाती हैं, जिस पर वहां मौजूद दर्जन भर लोगों की नजरें एक साथ हमारी तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे गुनहगार हम हों जिन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। आ गए तुम लोग? जिस पर दादाजी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जमीन पर ठक ठक करते हैं और उससे एक भारी आवाज गूंजती है। फिर वह कमरे के बीचों बीच इशारा करते हैं जहां पहले से हमारे लिए 2 कुर्सियां रखी हुई होती हैं। वे कुर्सियां बाकी सभी लोगों के सामने होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे 2 अपराधियों के लिए रखी गई हों। मैं और चू न्यूएट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर शांति से जाकर उन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। इसके बाद दादाजी पूरे कमरे पर नजर घुमाते हैं और धीरे से बोलना शुरू करते हैं। अब सब लोग आ चुके हैं। आज मैंने सबको यहाँ किसी और वजह से नहीं बुलाया, सिर्फ इन दोनों भाइयों के मामले की वजह से। जिस पर वह पहले मेरी तरफ देखते हैं, फिर लीवी की तरफ। टीओ, इसके बाद उनकी नजर सीधे मेरे चेहरे पर टिक जाती है। तुम्हारी माँ कहती है कि तुम अपने छोटे भाई से रिश्ता तोड़ना चाहते हो और उसे कोर्ट तक घसीटना चाहते हो। वह कहती है कि तुमने इस परिवार के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन तुम्हारा भाई बस थोड़ा सा पैसा खर्च करता है और तुम उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और वह यह भी कहती है कि यह सब चुन्युएत की भड़काने की वजह से हो रहा है। क्या यह सच है? उनकी आवाज ऊंची नहीं होती, लेकिन हर शब्द ऐसा लगता है जैसे हजारों किलो वजन लिए हुए हो। साफ था कि वह पहले से ही मुझे दोषी मान चुके होते हैं, लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही माँ का रोना शुरू हो जाता है। पिताजी, आप उससे मत पूछिए। जिस पर वह जोर जोर से रोने लगती हैं। गलती मेरी है, मैं ही निकम्मी माँ हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। मुझे छोटे बेटे की मदद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सांप को दूध पिलाया, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज एक बाहरी औरत की वजह से यह अपनी सगी माँ को जेल भिजवाना चाहता है। यह कहते हुए वह छू न्यूएट को नफरत भरी नजरों से घूरती रहती है, जिस पर दूसरी बुआ सबसे पहले बोल पड़ती हैं। त्याओहाओ, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? घर के लोगों के बीच की बात है, बैठकर आराम से सुलझा नहीं सकते थे क्या? कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत थी? इसके बाद बड़े चाचा भी भौहें सिकोड़ लेते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हारे कुछ पैसे खर्च कर लेता है तो क्या हो गया? वह कोई बाहर वाला थोड़ी है, आखिर खून का रिश्ता है। लगता है शादी के बाद तुम अपनी माँ को भूल गए हो। उनकी बातें एक के बाद एक तीर की तरह मेरी तरफ आती रहती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। वे सिर्फ माँ की बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वह खुद को पीड़ित दिखा रही होती हैं। उनकी नजर में परिवार सबसे ऊपर होता है, खून का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे बिना शर्त अपने भाई की मदद करनी चाहिए। मैं बेटा हूँ, इसलिए मुझे बिना शर्त अपनी माँ की बात माननी चाहिए। और चुंगवेट, वह हमेशा एक बाहरी इंसान ही रहेगी। वहीं लीवी सिर झुकाए बैठा रहता है। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं, जैसे उसे बहुत पछतावा हो रहा हो। लेकिन जब मैं उसकी आंखों में छिपकर झांकती हुई नजर देखता हूँ तो मुझे वहां पछतावे की जगह एक हल्की सी जीत की खुशी दिखाई देती है। यही उनका प्लान था, पूरे खानदान का दबाव बनाकर मुझे झुकाने का प्लान। जब सब लोग अपनी बातें खत्म कर लेते हैं तो सभी मेरी तरफ देखने लगते हैं। वे मेरे पछतावे और माफी का इंतजार कर रहे होते हैं, जिस पर दादाजी फिर अपनी छड़ी ठोकते हैं। टीवे हो, सबकी बातें तुमने सुन ली। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई क्या तुम्हारे अपने नहीं है? क्या तुम मेरी इज्जत रखकर और अपने पूर्वजों की इज्जत रखकर यह मामला यहीं खत्म नहीं कर सकते? उनकी नजरें मुझ पर जमी रहती हैं। वह नजर किसी विरोध की इजाजत नहीं देती। जो रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट तुम्हारे पास हैं, उन्हें अभी सबके सामने निकालो, उन्हें डिलीट करो, फिर अपनी माँ और भाई से माफी मांग लो। इसके बाद हम सब पहले की तरह एक परिवार रहेंगे। मैं दादाजी के गंभीर चेहरे को देखता हूँ। उनकी बातें किसी आखिरी फरमान की तरह सुनाई देती हैं, जिसमें मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा गया होता है, आज्ञा मानने का। पूरा कमरा इतना शांत हो जाता है कि जैसे वहां गिरती हुई सुई की आवाज भी सुनाई दे सकती हो। सभी लोग मुझे घूर रहे होते हैं। वे ऐसे लग रहे होते हैं जैसे गिद्धों का झुंड हो जो मेरे सिर झुकाने का इंतजार कर रहा हो ताकि मेरी आखिरी इज्जत भी नोच सके। माँ का रोना अब धीरे धीरे कम हो चुका होता है और उसकी जगह संतुष्टि भरी सिसकियां ले चुकी होती हैं। वहीं लीवी भी थोड़ा सिर उठाता है, जिसके होंठों पर एक मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान उभरती है। उन लोगों को लगता है कि वे जीत चुके हैं, कम से कम वे ऐसा ही सोच रहे होते हैं। लेकिन उसी जानलेवा खामोशी के बीच मैं अचानक हंस पड़ता हूँ, जिस पर दादाजी की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? उनकी आवाज में साफ नाराजगी सुनाई देती है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर चू न्यूएट भी मेरे साथ खड़ी हो जाती है। वह मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी होती है, कंधे से कंधा मिलाकर। इसके बाद मैं अपनी जेब से फोन निकालता हूँ और सबके सामने प्ले बटन दबा देता हूँ। अगले ही पल एक बेहद तीखी, कड़वी और सबको पहचान में आने वाली महिला की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। मैंने उसे 300 युआन दिए, यही बहुत है। क्या वह इतनी हिम्मत करती है कि ली हाउ से शिकायत करे कि पैसे कम हैं? मैं बता रही हूँ चुन्युएत, हमारे लिए परिवार का पैसा हवा से नहीं आता। रिकॉर्डिंग बजते ही पूरा कमरा पत्थर की तरह शांत हो जाता है, जिस पर माँ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। वह अविश्वास से मेरे फोन को घूरती रहती हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। मेरी गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। 300 युआन? यही वो 30,000 युआन हैं जिनकी बात
बात आप कर रही थी। फिर माँ की सफाई देने वाली आवाज आती है। मैं हर महीने उसे 30,000 देती हूँ। अगर वह कुछ ही दिनों में सब खर्च कर देती है तो मैं क्या करूँ? जिस पर रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज और सख्त हो जाती है। तो बाकी 29,700 युआन कहाँ गए? पैसे कहाँ हैं? इसके जवाब में माँ कहती हैं, मैंने वो पैसे तुम लोगों के लिए बचा कर रखे थे, तुम लोगों की भलाई के लिए। मैं तुरंत पूछता हूँ, बचा कर रखे थे या फिर लीवी के कार्ड में डाल दिए थे? और यही सबसे अहम लाइन होती है। पूरा कमरा सांस रोककर सुन रहा होता है। फिर रिकॉर्डिंग में माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, तो तुम्हें कैसे पता? बस यही एक सवाल किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। यही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है, जिस पर ली वी के चेहरे का सारा खून उड़ जाता है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह कुर्सी पर धंस जाता है। माँ का पूरा शरीर कांपने लगता है। उनके होंठ हिलते रहते हैं, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकल पाता। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मैं फोन बंद करता हूँ और वापस जेब में रख लेता हूँ। मैं कुछ नहीं कहता, बस ठंडी नजरों से वहां बैठे हर इंसान को देखता हूँ। आखिर में मेरी नजर दादाजी पर जाकर रुकती है। उनका हाथ छड़ी को इतनी जोर से पकड़े होता है कि नसें तक उभर आती हैं। वह मुंह खोलते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाते। पूरे खानदान की तथाकथित इज्जत और न्याय इस छोटी सी रिकॉर्डिंग के सामने चकनाचूर हो चुका होता है। जो कमरा कुछ देर पहले शोर से भरा हुआ था, अब वहां ऐसी खामोशी छा जाती है कि लोगों की धड़कनें तक सुनाई देने लगती हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब किसी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। सच्चाई एक जोरदार थप्पड़ बनकर सबके चेहरों पर पड़ चुकी होती है, और वह थप्पड़ बुरी तरह दर्द दे रहा होता है। अचानक माँ अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी हालत किसी पागल इंसान जैसी दिखाई देती है। बाल बिखरे हुए होते हैं और चेहरा बेहद डरावना लग रहा होता है। लेकिन वह ना मुझे देखती हैं, न किसी रिश्तेदार को। उनकी आंखें सीधे चू न्यूएत पर जाकर टिक जाती हैं, और वह नजर ऐसी होती है जैसे वह उसे जिंदा निगल जाना चाहती हो। तू ही है, सब तेरी वजह से हुआ है, बदनसीब औरत। जिस पर माँ अचानक पागलों की तरह चीखते हुए चू न्यूएत की तरफ झपट पड़ती है। तूने मुझे फंसाया है, तूने ही मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं आज तुझे मार डालूंगी, इस घर को बर्बाद करने वाली लोमड़ी। लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि वह ऐसा कुछ कर सकती हैं। जिस पर मैं तुरंत एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ और चू न्यूएत के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता हूँ। माँ का हाथ जैसे ही हमारी तरफ आता है, मैं उसे